प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा फिर से नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और विचारक श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो हमारे चैनल और हमारा जो प्रयास है ई मैगजीन के माध्यम से, इसका नाम ही प्रारब्ध है, उस पर है, उस शब्द पर है, उसके अर्थ पर है, उसके भाव पर है। प्रारब्ध क्या है और आखिर यह हमारा जो हमारा सोच विचार, हमारी जो बातचीत है वो प्रारब्ध पर जाकर ही क्यों टिकी। और इससे पहले थोड़ा सा एक विस्तृत सा या बेसिक सा आपको एक डिटेल दे दें कि बहुत दिनों तक ये चर्चा हुई कि आखिर इस मैगजीन का या हमारे यूट्यूब चैनल का या हमारे इस प्रयास का नाम क्या होगा। तो उससे पहले कई बार इस शब्द पर, इस विषय पर, जो कि आप अभी इस वीडियो में आगे जानेंगे, कि हमेशा प्रारब्ध की बात होती थी। तो अचानक से याद आया कि और ये पुष्कर अवस्थी जी का ही एक इनिशिएटिव और उनका ही दिया हुआ वरदान है कि हम ये इस नतीजे पर पहुँचे कि यह प्रारब्ध शब्द ही सबसे उपयुक्त होगा। आइए जानते हैं पुष्कर अवस्थी जी से कि प्रारब्ध शब्द इनके लिए इतना मायने क्यों रखता है, इसके भाव क्या हैं, इसके अर्थ क्या हैं, और भारत के परिप्रेक्ष्य में और ऑल्सो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कि प्रारब्ध शब्द से आपका तात्पर्य क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय? हाँ संदीप जी, कई बार विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रारब्ध क्यों जी, प्रारब्ध क्यों, प्रारब्ध इसलिए है कि हम जिस काल में हम लोग हैं और जिस काल में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे बदलते हुए विश्व में बदली हुई परिस्थितियों में, तो मेरा अपना अंतरात्मा से कह सकते हैं कि मुझे ये दृढ़ विश्वास था कि हम जिस दशा में ये विश्व जा रहा है या भारत जा रहा है या हमारा समाज जा रहा है, वो एक प्री डेस्टिनी एक है, इसलिए जा रहा है। उसके तत्व और हो सकते हैं। और प्रारब्ध का बेसिक समझ लीजिए कि दो चीज होती है। एक होता है योग होता है कि आप ये प्रयास कर रहे हैं इस काम के लिए, और उसका योग, उसकी सफलता जो है योग पे है कि ये सफलता हो जाना चाहिए। उसके सारे तत्व जो है, उससे कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं, और आप उसमें प्रयास करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप उसको जो है सफलता पाते हैं। ये योग है। प्रारब्ध इसके ठीक इससे बिल्कुल बड़ा रिफाइंड है योग का पॉइंट कि इसको प्रारब्ध अनिवार्य तत्वों पर निर्भर नहीं करता है। स्वयं अपने प्रारब्ध जो है प्राकृतिक प्रकृति, वो उसका जो है अनिवार्य तत्वों को जो है होने या होने नहीं होता, उसके पीछे अन्य तत्व होते हैं जिसका जो है हमको उस वर्तमान में उसका संज्ञान नहीं होता। प्रारब्ध अपने तत्वों का भी निर्माण करता है। प्रारब्ध सृष्टि, उसको बहुत डिफाइन हो तो इसको प्रारब्ध को साक्षात शिव मान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसमें बहुत बहस हो सकती है, लेकिन जो मेरी इनर कॉलिंग कहती है वो ये है कि जो हम जिस समय काल में हो रहा है, जो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हो रही थी जो कि जिसकी संभावना पूर्व में सोची नहीं आ सकती थी, या यदि आप सोचते थे तो ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों ऐसा होगा। लेकिन जब होता जा रहा है और सामने चीजें एकदम से जो है आपके सामने विश्व ही बदलता जा रहा है, आपका वातावरण बदलता जा रहा है, स्वयं व्यक्ति की मनोदशा बदलती जा रही है, व्यक्ति का जो मूलभूत चरित्र है उसमें उसको अपने नए नए आयाम दिख रहे हैं, तो ये जो है ये केवल प्रारब्ध का ही नतीजा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए प्रारब्ध हमने जब नाम देने की बात आई थी तो उस वक्त मुझे यही था कि ये आज के वर्तमान का एक सत्य है, अटूट सत्य है कि ये जो समय है, जो काल है, ये प्रारब्ध का काल है। हम उसके यात्री हैं। मैं इस पे आपसे दो सवाल पूछूंगा। किसका प्रारब्ध, प्लस कुछ उदाहरण। जो आपने बात कही वो बिल्कुल रूप से एक लिखित या एक जैसे थ्योरी है,
बट व्हाट अबाउट इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड हाउ डू यू रियलाइज, या किन घटनाओं और किन उदाहरणों द्वारा आप ये मानने को मजबूर हो गए कि प्रारब्ध ने अपना काल और अपना समय नियत कर लिया और अब वो दिख रहा है या दिखने वाला है या दिखा है? ठीक है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं सामाजिक वातावरण की से ज़्यादा जो है, क्योंकि आज का जो विश्व है उसके परिणाम जो है राजनीति से तय हो रहे हैं। ठीक है। और आपके समाज राजनीति को दिशा नहीं दे रहा है। पहले समाज जो है राजनीति को दिशा देता था, लेकिन आज की तारीख में राजनीति जो है समाज को जो है दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन समाज उस राह पे चल रहा है। ये हम मुख्यतः भारतीय और ये भारतीय समाज की बात भारत में है इसलिए लग रहा है, लेकिन मैं जी अब क्योंकि जो भारत में घट रहा है वो उसके परिणाम, या कहते हैं जो बाहर घट रहा है उसका असर भारत पड़ रहा है, या भारत पे जो हो रहा है उसका असर शेष विश्व में पड़ रहा है। ये एक बड़ी परिचर्चा भी है, और उसके बात बहुत लंबी हो जाएगी उसके अंदर, जो एक मतलब बहुत मुख्य सेगमेंट में भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत है, और भारत में ही इसका सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि इसका जो नॉक ऑन द डोर से बोलते हैं, इसकी जो है हमको जो है खटखटाहट जो है यहीं पे ही सुनाई पड़ी है। तो ये हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहेंगे प्रारब्ध क्या है। मैं इसलिए मानता हूँ प्रारब्ध के लिए कि हम जिस ट्रांजिट फेज में है, क्योंकि मेरा शुरू से यही मानना था। मैं विश्व में बदलती परिस्थितियों को देख रहा था, और कुछ जगह क्षोभ भी था, फ्रस्ट्रेशन भी था। किस समय काल की बात कर रहे हैं? मैं कहूँगा करीब 15 साल पहले की बात कह लीजिए आप इसको, इस काल के बाद, या 2010 के बाद तो और ज़्यादा था, क्योंकि जो कुछ जिस चीज़ को मैं सही समझता था, या जो चीज़ सही और लोगों को भी लगती थी, या जो सत्य शाश्वत सत्य थी, उसके बाद सत्य बार बार हारता हुआ दिख रहा था, हारता हुआ दिखता रहता। और समाज भी जो है में वो चेतना नहीं आ पा रही थी, क्योंकि समाज जो है जैसे मैंने कहा कि कुछ उदाहरण दीजिए, ऐसे थोड़े से उदाहरण चाहिए। हाँ, उदाहरण को मैं मानूंगा कि भारत की यदि आज जैसे हम लोग आज कहते हैं कि मैं जो मानता हूँ और लोग भी कहते हैं कि ये हम जिस काल से गुजर रहे हैं, मैं मानता हूँ जिस काल से गुजर रहे हैं ये सनातनी चेतना के पुनर्स्थापना का काल है, पुनः जागरण का नहीं, पुनर्स्थापना का काल है। ये चीज आज से 10 साल पहले असंभव सोचना था। हाँ, ये मैं मानूंगा कि 10 साल पहले 2012-11 में ये असंभव था, क्योंकि ये जो है आपके वातावरण स्वयं आपके घर में भी इसकी संभावना जो है क्षीण थी। उस काल में 2010 के बाद जो है, जब जीवन के उस अर्ध शताब्दी पूरी कर चुके हो और आपने जीवन का एक बहुत बड़ा काल दे चुका हो, और अब जब निरंतरता की तरफ जो है अपने अंतिम यात्रा के या उसमें लास्ट फेज ऑफ द लाइफ में आप जा रहे होते हैं, तो आप पीछे मुड़कर जो है क्या खोया और क्या पाया देखते हैं, और कई लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कहाँ पे जो है आपने, आपके समाज ने, आपके राष्ट्र ने अपनी गति खो दी या उसने अपनी राह खो दी, और समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तब उस वक्त जो है मेरी चेतना में ये था कि हम 2010 तक जो है हमारे समाज इतना पूरी तरीके से अपनी ही जड़ों से अलग हो चुका था। हम जो है उदाहरण स्वरूप कैसे अलग हो गया था? भारतीय समाज भारत से कैसे अलग हो रहा था? कहाँ जा रहा था? भारत का समाज जो है भारतीय ही नहीं रह गया था। भारत का जो हमारे के बाद की नेक्स्ट जनरेशन थी, जिस पीढ़ी को हमको बनाना था, हमने अपने आंखों के सामने, आज तो बड़ी बड़ी बात लोग कह सकते हैं, लेकिन हमने अपने आंखों के सामने से अपने ही बच्चों को जो है दूसरी राह में ढलते हुए देखा, सेकुलर होते हुए देखा, सेकुलर हिंदू सनातनी सेकुलर से ज्यादा जो है
सनातनी परंपराओं, सनातनी जीवन शैली से अलग होते हुए, करते हुए देखा। या हिंदू स्वयं हिंदू बने से कटने को ही मॉडर्न मान रहा था क्या इसको? नहीं, आपको ये कह सकते हैं स्वयं न्यू एज रिक्वायरमेंट्स। मेरे ख्याल नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदू क्या है ये मायने ही खत्म हो गए थे। आप हिंदू बाय नेम बाय रिलीजन जो है एक दस्तावेज के तौर पे आप हिंदू हैं और आप नहीं, बाय रिलीजन भी नहीं, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। जो है उस डेफिनेशन पर तो मैं नहीं जाता, क्योंकि वो उस पर भी कई बातें हो सकती है, लेकिन है हाँ। ये जनरेशन को करते हुए देखा है लोगों ने, जो है 2000 के बाद जो है लोगों को ग्रीन कार्ड होल्डर बनते देखा, उस पर जो है फक्र होते महसूस करते देखा, बच्चा पैदा होने के बाद प्लानिंग करते हुए माँ बाप को ये देखा कि ये होगा फिर वहां से निकल जाएगा। ये जो एक पूरी समाज थी, उसकी एस्पिरेशन थी कि वो अपनी जड़ों से कटता चला जाए। उदाहरण स्वरूप जो गांव में पैदा होता था वो शहर जाना कस्बे जाना चाहता था, शहर जाना चाहता था। वो जो शहर में हो गया तो वो बड़े शहर जाना चाहता था, जो बड़े शहर में हो गया था वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद इन जैसे सबसे बड़े शहरों में जाना चाहता था। और इन शहरों के लोग भी अपने ही दिल्ली के साउथ दिल्ली में या बॉम्बे के साउथ बॉम्बे में या बड़े पॉश एरियाज में शिफ्ट होना चाहते थे। और वहाँ के लोग ये नहीं कि भारत में रुक जाएं, वो और बाहर जाना चाहते थे, वो यूएस यूरोप कहीं जाना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। और ये एक ही जनरेशन, दो जनरेशन ने पूरी तरह स्वयं से कटना चाहते थे। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये जहाँ तक ये जो स्थान विशेष को छोड़ के माइग्रेशन करना वो एक प्रक्रिया थी, लेकिन उस प्रक्रिया सबसे बड़ी हुआ कि आप जब आपने अपना स्थान छोड़ा या आप जो है माइग्रेटरी बर्ड बने, तो साथ में जो आपकी प्रतीक थे या जो आपका जो है अभिमान था, आपके परिवार के कह सकते हैं कि परंपराएं, आपके परिवार की जो एक प्रतिबद्धता जो थी समाज के प्रति हो, इन सबसे भी माइग्रेटरी होते चले गए। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ और ये हमने अपने आप से होते हुए देखा, लोगों को करते हुए देखा, उसको समझ में नहीं आया किया लोगों ने। तो ये ऐसा हालत 2010 जब आप पहुंचे हैं, तब तक जो है पूर्णतः जो है भारतीय समाज जो है एक पलटा ले चुका था, क्योंकि पहले जो है परिवर्तन समाज में जो है बड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस होता था, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट होता गया, जैसे जैसे दुनिया जो है छोटी होती गई संचार के माध्यम से, वैसे वैसे बदलाव भी बहुत तेजी से आया। पहले जो है एक कोई बदलाव आता था, एक जनरेशन में आता था, कुछ लोगों को एक समाज में पैदा होता था, वो एक अलग बात था, जब मरता था तो दूसरे चेंजेस आते थे, स्लो मूविंग होता था, धीरे धीरे ग्रेजुएट। अब जो है हर एक सीमा आ गई, हर 5 साल में शहर के साथ व्यक्ति बदलने लगा, हर चीज बदलने लगी। तो जब इतना फास्ट जब आपका हो गया, तो फिर आपका जो है मूलभूत जीवन का जीने का कारण सिर्फ वर्तमान के सुख ही रह गए। उसके पीछे जो है ना आपके भूतकाल में जो आप जिससे आप जो बने हैं वो महत्व रह गया, और भविष्य में आप क्या किसको बनाएंगे उसका भी महत्व नहीं रह गया। तो ये कहते हैं डिके ऑफ द सोसाइटी। तो 2010 तक जो है मुझको पूर्णतः विश्वास था कि भारतीय समाज और भारत एक सड़ांध की तरफ जा चुका है, और जब सड़ांध जब सड़ने लगता है कोई फल जो है तो बहुत तेजी से होता है, उसमें और तेजी से आती है, वो धीरे धीरे नहीं सड़ता। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद मेरे पास कोई कारण नहीं था ये जानने और समझने का कि ये जो है भारत जो है एक बहुत ही एक दशक ज्यादा छोटे अंतराल में बदलेगा। फिर 2000 फिर क्या हुआ? फिर 2000 घटनाओं से आप फिर आया तो समय एक करवट ले रहा है। पहला मुझको जो है संकेत 2013 में मिले, क्योंकि 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री जी को फ्रंट उस पे जो है प्रधानमंत्री पद के लिए जब आने की बात हुई, तो उस वक्त जो जिस कदर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से विरोध हुआ,
और जिस तरीके औड़े तरीके से, जिस तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ही असभ्य तरीके से वितृष्णापूर्ण वक्त, तो उसके बाद जो है ये समझ में आ गया था कि जो है ये जनता देख रही थी उस चीज को। लेकिन उसके बाद भी फिर 2014 में बनने में सफल हो गए काटते हुए, और फिर जो है जिस तरीके से पूर्ण बहुमत, तो ये पहला संकेत था कि इतनी, क्योंकि मैंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हारते हुए भी देखा और उसके बाद यूपीए का 10 साल काल भी देखा है, और उस 10 साल काल में मैंने अपने अगल बगल सबको जो है पूरी तरीके से जो गिरावट समाज में और राष्ट्र में आ रही थी उसको सहजता से स्वीकार करते हुए भी देखा। फिर जब यह आया तो फिर जो है लगा कि अभी जिस स्पंदन को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, वो स्पंदन अभी है। अभी कहीं कोई ऐसी एक बड़ा वर्ग अभी भी वर्ग है कि जो निद्रा में था या जो है उपेक्षा का शिकार होके तटस्थ पड़ा हुआ था या नैपथ्य में था, उसको एक आशा का संचार मिला है, तो उसमें पुनः जागरण की जो है अभिलाषा जागृत हुई और उसके बाद 2014 का परिणाम आया। 2014 एक मुख्य कारण या एक मुख्य कारण तो नहीं कहूँगा, एक मुख्य ऑब्जर्वेशन आपका ये था, मोदी जी का आना विद बहुमत, और उनकी अपनी पार्टी के विरोध के बावजूद भी उनका आना एक मुख्य संकेत कहते संकेत आपको दिखा कि यह प्रारब्ध अब अपना समय बदल, लेकिन वो भी तो प्रारब्ध अपने नहीं थी उस वक्त जो है ये नहीं कहूँगा मैं कि उस वक्त मुझे लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद जी सनातनी परंपराओं को सामने रखा गया, जिस तरीके से जो है भारत के शीर्ष में बैठा हुआ नेतृत्व अपने आप को हिंदू कहने में और हिंदू प्रतीकों को धारण करने में गर्व का अनुभव करता, ये जो है 1947 के बाद मैंने कभी नहीं देखी थी। अच्छा, तो ये पहला बदलाव था जो कि ये, और उसका जो है और उसके बाद जिस तरीके से उसका रिएक्शन इसी भारतीय समाज से आया, बड़े लिखे समझदार बड़ा वर्ग, वो उसने इसका विरोध किया, तो फिर लगा कि ये हम समाज में अभी भी हम जो है इस सोच के लोग बहुमत में बिल्कुल नहीं, हम जो है चुनाव जीत सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार, वो अलग बात है, लेकिन समाज में अभी भी ज्यादातर वही लोग जिनको आपने 2010 तक जो है भारतीय समाज की सारी सड़ांध को स्वीकारते हुए देखा था उस जनता। अब उसके बाद जो है जब केवल ये बात केवल सनातनी परंपराओं और उसके प्रतीकों को धारण कर रखनी, उसके बाद जिस तरीके से भारत की फंडामेंटल्स को चेंज किया और जिस फंडामेंटल चेंज करें, भारत में पहली फंडामेंटल चीज थी कि कुछ भी चलेगा, इसका जो है उस पर विराम लगना, भारत कर सकते से लेके करेगा, ये इसकी अवधारणा, और फिर उसके बाद भारत के अपने तरफ से अपने जो बड़े बड़े डिसीजन जो निर्णय लिए गए उसको लेके सफलतापूर्वक कर लेना। जैसे कि मैं दो चीजों कहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भारत की मूलभूत समस्या को शौचालय, स्वच्छता, मकान और बिजली, ये हमारे यहाँ पहले ये सब चीजें हर राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र का एक अनिवार्य हिस्सा होता था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ही होते हुए देखा, ये भी देखा कि जो है जिस काल में इम्प्लीमेंट करने को था वो भी कर लिया, तो इसको देखा कि भारत में अभी भी ये समग्रता शेष है कि हम ये कर सकते हैं।
तो ये पहले विश्वास दिला दिया, किसको दिलाया? उस व्यक्ति को दिलाया कि जो कि भारत की मूल धारा में कभी भी हिस्सेदार नहीं था। सही। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो थी, समस्या, मैं जिसको सब पहले समझ रहा था कि हमारी समस्या जो है एलीट क्लास या मध्यम वर्ग है, लेकिन मेरे सोच से ठीक उलट जो है, जो हमसे भी नीचे था, जिसको जो है पिछले 70 क्या मैं सोचता हूँ कि शायद शताब्दियों से अनछुआ वर्ग था, उसको आशा करके जो है उसको स्वाभिमान दिला देना, ये एक ऐसी क्रिया थी जो कि जब भारत के जीवन के बाद के क्षणों में समझ में आया कि समस्या हमारे और वर्ग की, हमारे ऊपर के वर्ग की नहीं थी। हमारी समस्या थी, हमने जिस वर्ग को चेतना नहीं थी उसको चैतन्य करना था, और जब वो चैतन्य हो गया जी। तो वहीं से जो है उन्होंने रास्ते खोल दी। भारत की संविधान के अनुसार चुनावी प्रक्रिया में चुनाव जीतना सही काम करके, उसमें उन्होंने अपना जो है एक जानते थे कि जो करने वाले हैं उससे जो उनके वर्ग के वोटर है उनको भी तकलीफ होगी और वो विरोध करेंगे अपने स्वार्थ में, इसलिए उन्होंने उसको तय कर। तो ये एक जगह कि ये पहली बार भारत की संपूर्ण जनता को एक पेज पे लिया। ये जैसे चूंकि आप कह रहे हैं संपूर्ण जनता को, पहले भी टुकड़ों में चैतन्य बनाने का, चैतन्य तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा वो, एक छोटे छोटे वर्गों को टुकड़ों में अलग अलग नेताओं ने जातियों में एक जाति को या उनके उस जातिगत अहंकार को या जातिगत सम्मान को भी तो उसका तुष्टीकरण करके उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम भी ताकतवर हो। लेकिन उस ताकत का वो जाति करेगी क्या, आज तक शायद ये उस जाति को या उस वर्ग के लोगों को पता नहीं चल पाया। तो बहुत लोगों ने जातियों में टुकड़ों टुकड़ों में ये काम किया, पर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनको इंसान समझकर, भारतीय समाज का हिस्सा समझकर, जो शताब्दियों से एक उसकी सुषुप्त अवस्था में था कि वो शायद अपने लिए जीवन भर संघर्ष ही करता रहेगा, उसको ये जैसा आपने कहा चेतना उसकी जागृत की और उसको चैतन्य बनाया और आप भी इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आप भी इसका बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में या भारत में या भारत के लिए आपका भी योगदान महत्वपूर्ण है। मैं इसको दूसरी देखता, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि उन्होंने जो है भारतीय समाज की पूर्णता को पूरा किया। भारतीय समाज जिसको हम समझते थे वो समाज विकलांग था, उसको समाज के उसके एक ही जो है उस पर स्तर पे ले आए, वहाँ पे जहाँ पर इसी साथ उन्होंने जो है बड़े सब्टल वे में सनातनी संस्कृति, सनातनी मूलभूत जो सोच है, सबका साथ जिसका कहते हैं, सबका साथ लोग राजनीतिक परिपेक्ष में जो है उसको धर्म में जोड़ते हैं, लेकिन मैं इसका अर्थ समझता हूँ सबका जो है जो कि शताब्दियों से दीन रहा है और जिसमें कि अभिलाषा के आकांक्षा और स्वाभिमान तीनों ही खत्म हो चुका था, उन तीनों में रचना दी और इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन इनकी निकलेगी वो जो है आपका जो है भविष्य। तो भारत, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मोदी जी ने भारत के भविष्य की नई पीढ़ी तैयार की है, जिसको अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसको शायद 20 साल बाद समझेंगे इस चीज़ को। सही। तो ये अब यहाँ पर अब आता हूँ दूसरी बात, तो मेरी बात कंप्लीट हो। मेरा मानना है कि 2014 के बाद 14 तक में भी जो है भारतीय समाज इतना कुंठित ही और करप्ट हो चुका था अंदर से कि उसके उत्थान की आशा किसी तरीके से भी नहीं थी, उसको किस परिणति भरी जा रही थी। मैं इसको यदि मान लीजिए 2014 में ये ब्रेक नहीं लगता और ये नवचेतना जो है और नई चीजें सामने नहीं आती, तो संदीप जी लिख लीजिए कि आज हम 2022 में बैठे हैं, तो या तो जो है मेरी एक अलग थीसिस है, उसमें मैं फिर वो एक अलग है, तो वो जो योग बना हुआ था, जो बनाया गया था, जो बाय डिजाइन था, वो या तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती या हो चुकी टुकड़े होने की।
अभी केवल उनको एक टर्म चाहिए था, 2000, क्योंकि एज पर जो प्रोग्राम था 2020 डेडलाइन थी। हाँ, जिसमें 2020 में यदि मैं ये हम अक्सर बहुत लोगों से बात होती है, और एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा क्या है, बहुत बड़ी घटना थी, कोविड का आना, कोरोना का आना, चाइनीज़ वायरस कोरोना का आना, वो अपने आप में भारत के लिए एक ऐसी घटना होती, अगर भारत को मोदी जी द्वारा या मोदी ना होते और इस दौरान संभाला ना गया होता, तो 100% ये एक ऐसी घटना होती जिससे भारत के टुकड़े होने की या स्वतः अपने आप को अलग कर लेने की समाजी मर्यादा बहुत तेजी से फिर सुनामी आ जाती, फिर तो क्या होता है, 2020 का उसके रिपरकशंस बहुत अलग। बात के रूप में अलग। इस पे छोटी सी बात ये कि उदाहरण के रूप में जैसे बात होती है कि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अक्सर हमारी आपकी ऑन ऑफ कैमरा भी बात होती है कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हम मुख्यतः हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, बाकी समाज ने अपना काफ़ी कर्म दिखा चुके हैं, 47 में 71 में इधर उधर सदैव उनका कुछ ना कुछ दिखता रहता है, और कई कुछ समाज ऐसे हैं जिनका बहुत कुछ छिपाया भी जाता है, तो वो भी जानकारी है, वो कन्वर्जन में लगे हुए हैं पूर्ण रूप से, उनका कोई काम कोई कार्य मीडिया में नहीं आता। एनीवेज, जब हम मुख्यतः हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज को भी, जैसे पुष्कर ने कहा, कि वो अपनी एक हीन भावना में, कुंठा में, करप्शन में पूर्ण रूप से अपने स्वयं के जीवन को लेकर, उसमें मैं दोष है नहीं है, वो एक अलग मैटर है, जो उसको माहौल मिला उसमें वो वैसा होता चला गया, तो वो ये चेंज या ये जो भारत को आज मिल रहा है एक नया चैतन्य, जो चेतना जागृत हो रही है, या वो समाज को बताया जा रहा है कि आप में भी काबिलियत है, आप में भी क्षमता है, आप में भी, और अब जो पुष्कर ने भी कहा कि भविष्य के लिए जो नया जनरेशन तैयार हो रहा है, तो जो पुरानी जनरेशन है उसका तो कोई योगदान है नहीं, ये तो समय काल ने एक परिवर्तन दे दिया तो एक नई जनरेशन तैयार हो जाएगी, तो वो पुरानी जनरेशन, पुराना हिंदू समाज बहुत कुछ डिजर्व नहीं करता है। ये जो एक अच्छा हो रहा है भारत के साथ, उसके जो भी फल आएंगे वो ये हिंदू समाज डिजर्व नहीं करता। हमारे में बहुत कमियां रही हैं, हम इसीलिए गुलाम रहे हैं, हमारे में बहुत लोग ऐसे हैं, आज भी सैकड़ों सालों से ऐसे रहे हैं जिन्होंने आताताइयों का समर्थन किया, उनको अपना राजा बना लिया, शहंशाह बना लिया, बादशाह बना लिया, किंग बना लिया, उनके अंडर काम करते रहे, अपने ही देश के लोगों को पे गोलियां चलाते रहे या उनको उनके खिलाफ केस लड़ते रहे, बहुत कुछ हुआ। ये एक अलग चर्चा का विषय है। इस समाज ने, जैसा कि पुष्कर भी कह रहे थे कि ये भारतीय समाज के टूटने की भी प्रक्रिया चालू हो गई होती अगर ये ब्रेक ना लगा होता, तो उसका बहुत बड़ा कारण यहाँ का हिंदू समाज ही होता, उसके अपने मन का करप्शन, उसके अपने मन की कुंठा, उसकी हीन भावना ही होती ये। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि डिजर्व नहीं करता, पर सवाल ये है कि हमें जो मिल रहा है, आप ये क्यों कहते हैं कि हम ये हिंदू समाज ये डिजर्व नहीं करता है जो आज उसे मिल रहा है? तो इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपका जो है, जो आज आपको मिल रहा है वो जो है उस समाज को मिलता है जिसमें जो है अपने पुरुषार्थ का जो है पूरा उसको विश्वास रहता है, वो करता है उसको, और उसके कंस्टेंट्स होते हैं। आप बताइए कि आपने जो है, मैं आपको उल्टा पूछूं कि आज जो मिल रहा है, जो आज देख रहे हैं, या जो वर्तमान में जो है भविष्य के लिए जो चलता हुआ देख रहे हैं, उसमें आपकी या मेरी जो है क्या, आपकी मेरी से मतलब जो है हिंदू की क्या मुख्य भूमिका है? बस एक वोट दिया, 4 बार दिया यूपी वाले, क्योंकि आज भी जो है आप दायित्व से बिल्कुल परे हैं, आपसे दायित्व को पूरा कराया जाता है, आपका जो है अभी दायित्व का बोध नहीं है हिंदू समाज को। दूसरा, आज भी गम है, जो सहजता थी, जो काम था, जो चल रहा था, तो वो कष्ट दे रहा बीते हुए दिन। हाँ, कई लोगों मैं घूमता हुआ जान रहा हूँ, कहना बड़ा आसान बात है, कष्ट दे रहा है अभी भी। अभी जो पुरानी तंत्र है, पुराना चाहे वो शासन में हो या समाज का, वो अभी भी जो है पुरानी संभावनाओं में ही रहना चाहता है, अभी भी जो है उसको पता नहीं, ऐसा नहीं होता ये। तो आप जो बिहार क्यों होता, सही, सबसे बड़ा जो है हमारे पूरे समाज का, हमारे पूरे तंत्र का एक बहुत सबसे शानदार अपवाद नहीं है, मैं बिहार का अपवाद नहीं कहता हूँ, वहाँ जो है
इसके मतलब है कि हम जो है मूलतः, आप उसको बिहार सेंट्रिक कर देंगे बात हो जाए, लेकिन ये बिहार में कह सकते हैं कि किन्हीं कारणों से नहीं, कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि वो एक वहां पर थक्का से जम गया कि जहाँ की परिस्थितियां इस तरह की हो गई। लेकिन ये इसका सब जगह हर पॉकेट्स में आपको देखने को मिलता है। भाई लालू यादव जिसके नाम पे जंगल राज प्रसिद्ध है, और उसके पुत्र ने भी 2-2.5 साल में 2015 से 2017 तक ये दिखाया कि वो जंगल राज वापस लाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसको 83 सीट मिलती है 2020 में। हाँ, तो मेरा यही कह रहा हूं, तो ये जनता ही है ना, तो जनता सबसे बड़ी है। जनता तो जनता का जो है जब तक है इस तरह का, तो ये इसलिए कह रहा हूं, ये प्रक्रिया है। इसीलिए मैं एक और कहता हूँ ना कि 2024 की आप देख लीजिएगा, और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2024 के बाद हम लोगों को ही कष्ट और होगा, क्योंकि बिना कष्ट जो है जो प्रक्रिया चल रही है वो अब जो है अनिवार्य रूप से आगे ही जानी है। पीछे बैकवर्ड वाला फेज चला गया। एक था मौका, यदि 2019 में ब्रेक लग जाता तो ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल इतनी होता है कि 4th गियर में गाड़ी जा रही है, एकदम से ब्रेक मारी तो बिल्कुल चरमराती रुकती है, तो वो स्थिति होती है। लेकिन अब ऐसी है, ढलान पे आ चुके हैं जहाँ पर आप जो है ब्रेक लगाइए, हैंड ब्रेक लगाइए। अब काल एक मार्ग बदल चुका है, क्योंकि उसके साथ शेष विश्व को भी मैं उसी दिशा में जाते हुए देख रहा हूँ। अब यहाँ पे विश्व की भी बात आएगी। छोटी सी बात ये कि प्रारब्ध के कुछ, जैसे दादा ने बताया कि कुछ कारक दिखे जिसको देख के लगा कि भारत अपने प्रारब्ध को प्राप्त करेगा, प्रारब्ध अपने भारत को प्राप्त करेगा। उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट ये लगा कि जैसे few unthinkable things were happening at the same time, जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं था वो चीज़ें अपने आप हो रही थी, वो भी एक समय काल में। 2000 में इंटरनेट का भी उदय होता है, और सन 2002 के आसपास मोदी जी का भी उदय होता है। ये दोनों घटनाएं एकदम अपने आप में बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, पर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और इस पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये जैसे नियति ने दोनों को एक साथ एक अलग अलग जगहों पे जोग्राफिकल लोकेशन में डाल दिया, ना सिर्फ इंटरनेट बट ऑल्सो 2010 में सोशल मीडिया का बहुत तेजी से उदय होता है 2009-10 के दौरान में, और मोदी जी का देश स्तर पे आगे आने की बात 2012 से शुरू होती है। तो सोशल मीडिया का उद्भव, the emergence of social media and the emergence of Modi is happening at the same time, and these two are very different phenomena altogether, created by other people. एक आदमी सन 1925 में एक संस्था का जन्म दिया, एक संस्था ने, वो उसका फल है नरेंद्र मोदी जी, और एक यूएस में सुपर पावर बन रही है, वहाँ पे तमाम इनोवेशंस हो रहे हैं, और सोशल मीडिया वहाँ का फल है। But these two things are so complementing each other. I can't see one without the other now. These two are they are totally going for each other. और सोशल मीडिया के जन्म से भी भारत को एक चेतना मिली मोदी काल में, ये बात करने की, बोलने की, अपने प्रारब्ध जैसे प्लेटफॉर्म, तमाम प्लेटफॉर्म बनाने की, जहाँ पर आज एक घटना ये हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता ने स्वतः स्फूर्त एक अपनी बात रखी, और एक भारत के बहुत बड़े स्टार की फिल्म, ना सिर्फ फिल्म, उस स्टार की पूरी ब्रांड वैल्यू, उस स्टार के आगे के करियर को ध्वस्त कर दिया। और ये भी शुरुआत है। तो ये सोशल मीडिया का आ जाना, साथ में मोदी जी का आना, मेन स्ट्रीम मीडिया का पीछे जाना, जिसने बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को बहुत प्रोमिनेंट बना के रखा, उनकी सारी कमियों को छुपा के रखा, आज वो कहीं कुछ छुप नहीं सकता। ये भी प्रारब्ध का ही हिस्सा है। और इसलिए अब हम बात करेंगे कि थोड़ा भविष्य पर और थोड़ा विश्व पर, कि विश्व की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे आपको दिखता है कि ये कारक उसी तरफ जा रहे हैं, और भविष्य को आपके एक समय सीमा है या आपकी कोई प्रेडिक्शन है कि किस समय तक क्या होने जा रहा है? मैं तो ज्योतिष नहीं, तो प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन जो गीतों को पढ़ने का वो है ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस। 2000 आने से पहले तब तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए करीब
55 साल हो चुके थे और दो सुपर पावर की जगह सिंगुलर सुपर पावर अमेरिका रह गया था। सोवियत रशिया विखंडित हो चुका था, यूगोस्लाविया का मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, कम्युनिज्म खत्म हो चुका था। तब जाकर जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है बदले हुए समाज में अमेरिकन थिंक टैंक्स ने, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट्स ने बात की और उन्होंने ये फोर्सी किया उस पीरियड में, क्योंकि चाइना को बनाने वाले इनकी कंपनी थी, तो उनको एक था कि आज से 30 साल बाद जो है, तो 20 साल बाद वो जो है चाइना जो है एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि चाइना जो है चैलेंज करे अमेरिकन सुपरमेसी को। ये उनकी थॉट प्रोसेस थी। उसके लिए उन्होंने जो है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो है परिकल्पना की और उस पर काम किया और उसके अंदर जो है कई जगह जो है तोड़ करने के लिए विश्व में जो है किसको कौन डोमिनेंस पर रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसके उन्होंने काम चालू किया और साथ में जो है उन्होंने ये भी सोचा कि कहाँ पर जो है हम बल्कनाइजेशन करना है, कहाँ पर नए हमको पावर सेंटर बनाने हैं, कहाँ पे हमको जो है किसको पीछे रखना है, किसको ये सब रखना है, ये किसको कॉन्फ्लिक्ट में रखना है। वो उनका 20-30 साल से उनका चल रहा था और उसमें तो ये था योग जिस समय कहता हूँ, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था और वही वैसा ही हिसाब से, हाँ उनके हिसाब से यूएस के हिसाब से था और क्योंकि बाकी जगह वैसे ही करते गए वो और उस हर जगह सफलता मिलती रही। सिर्फ वो जो है उनके कैलकुलेशन में सिर्फ एक जगह नहीं था, वो 2014 में सत्ता परिवर्तन, वो भी एक नेशनल राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी हिंदू नहीं कहीं तो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी ओके हिंदू वाली बात जी। ये इनके कैलकुलेशन में कभी जितने भी पैरा उन्होंने जो है हैज बीन डूज डोंट जो उन्होंने बनाए थे उसमें कहीं भी ये परिकल्पना नहीं थी। ये ईश्वर कहते हैं ये जो है अनथिंकेबल इवन फॉर देयर स्टैंडर्ड्स। हाँ उनकी उसमें पूरी उसमें जो है उनकी जो ब्लूप्रिंट बनाया था उन्होंने उसमें 2014 में नहीं था। इसीलिए जो है उनके ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण भारत का बल्कनाइजेशन था। ओके ये जो कम्युनिस्ट कहते हैं 7 टुकड़े और 5 में वो नहीं था उसके अंदर, उसमें सिंपल उनका था कि दे वांट टू हैव ए न्यू नेशन दैट इज कॉल्ड जम्मू कश्मीर, इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर फंडेड बाय यूएसए। उसके अंदर टेरिटरी काटी थी उन्होंने जो पीओके जिसको आप बोलते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान काकोरम वाली घाटी और जो हमारा शेष जो है ये पूरा जो है कश्मीर। हाँ जब बहुत उन्होंने छोड़ना था तो उनका जो है ये आपका जम्मू वाला रीजन जो था वो छोड़ के जो कश्मीर के वैली और लद्दाख का पूरा जो है एक इंडिपेंडेंट कश्मीर मिला था। ये उनकी जो है स्टेट दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये उनकी पॉलिसी थी ये और ये होता और ये पूरा जो भारत जो अभी यूपी गवर्नमेंट थी वो उसी पे ही काम कर रहे थे। ना सिर्फ यूपी गवर्नमेंट बट पूरी मीडिया वहाँ के सेपरेटिस्ट को बहुत का है, तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज फंडेड बाय देम सो दे वर पुटिंग दिस थॉट नैरेटिव को। मीडिया जो है अब इंडिपेंडेंट मीडिया है नहीं ना, मीडिया तो मीडिया जस्ट बिकम अ टूल। भाई तो पैसे का है तो अमेरिका ने उसको कुछ किया और स्टेट डिपार्टमेंट का था उसमें चलते रहे। 2014 में जब ब्रेक लगा तब उसके बाद जो एक नई छवि उसके अंदर ये उन्होंने हर तरीके टेस्ट किया, फिर जाकर जो एक नया जो है समवेयर लेटर ऑन स्टेज में आते। लेकिन उसमें प्रोसेस में क्या हुआ, उसमें अमेरिका ने ये भी फोर्स नहीं किया कि उनके यहाँ जो है लिबरल्स के नाम पे कर्नल छा जाएगा। उनको आशंका थी छा जाएगा और उनका मीडिया जा चुका है उनके कब्जे में, ये भी नहीं उनके द्वारा जिस संचार माध्यम को सोशल मीडिया को लेके आए थे डोमिनेंस वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए उसमें भी उनका कब्जा था। ये सोच रहे थे कि वी हैव क्रिएटेड दैट मॉन्स्टर वी विल टेक इट, बट उस प्रोसेस में अमेरिका ही आज गड़बड़ा गया है। अब आपको जो डिकेड हमको पता था आज का जो है ये जो डिकेड है इसे डिके ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
I can tell you the decade of their decadence, their decadence. वो अपने परिणति को जा रहे हैं। ये तो ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। जब आप बहुत लंबे समय को आपका ऊंचा ग्राफ रहता है और अपने कांस्टेंट वेरिएबल्स को आपने मेंटेन नहीं रखा है, तो वो 100-125 साल के बाद जो है आपका जो है पराभव होता ही है। पराभव होना, ये हर संस्कृति हर राष्ट्र का ये नियम है। तो अमेरिका हैड इट ओनली। और कम्युनिज्म की तो आदत है कि जहाँ पहुंचा वहां उसको खत्म कर ही देना है, समाज को, कम्युनिज्म का आर्थिक तंत्र को, सबको। कम्युनिज्म तो यार 19वीं शताब्दी के मध्य में आया है। तो ये लोग कम्युनिस्ट में बौद्धिक आप जो है कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये सब कहानियां तो 2000 साल पुरानी होती है। तो ये सृष्टि का पार्ट है, सृष्टि का ये प्रकृति का नियम। इसका कम्युनिज्म मतलब उसमें कोई चेहरा आ जाएगा, एक नाम आ जाएगा, एक विचारधारा आ जाएगी, आप कोई भी उसको लेबल दे, लेकिन ये प्रकृति। इसीलिए जो है प्रारब्ध महत्वपूर्ण है। प्रारब्ध है कि आपके पास आता है और उसी पीरियड में जब एक ऐसा आता है कि जिसने चेंज किया। और आज की तारीख में सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, प्रारब्ध यह है कि आज जिस वर्ल्ड ऑर्डर को 1990 के दशक में अमेरिकन थिंक टैंक्स और वेस्टर्न कह सकते हैं बुद्धिजीवी इंटेलेक्ट ने बनाया था, आज वो जो है 2022 से आते आते जो उसकी धारा बदल चुकी है। आज उसके प्लेयर्स बदल चुके हैं और उसका कंसेप्ट भी बदल चुका है। कंसेप्ट नहीं बदला, कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट वही है, वही होगा जी। लेकिन जिस नहीं प्रारब्ध का नहीं अमेरिकन थिंक टैंक्स की जो सोचा है वही जाएगा। ये है कि जो परिणाम पूरे उतने नहीं निकलेंगे, उसमें कुछ नए परिणाम निकल के आएंगे जिनके बस की बात है, क्योंकि अब अमेरिका के पास ही कंट्रोल ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि इसके बाद बात और लंबी मिल जाएगी। यहाँ प्रारंभ को समझिए कि जो 2022 में आज हम बात कर रहे हैं, हम जो है उस प्रारंभ के सिर्फ ट्रांजिट फेज में है, संधि काल है, और हम उसके यात्री हैं बस। इसके और देखिए, इसके असली मजे आपको जो है 2024 बाद और देखिए। एक आखिरी सवाल, इस प्रारब्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप अक्सर कहते हैं कि ये मंथन काल है। मोदी जी इसको अमृत काल कहते हैं, और अमृत भी बिना मंथन के नहीं निकला था। तो ये मंथन काल है, और मंथन काल में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां भी आएंगी। क्या कुछ नहीं, पहले ही कह रहा हूँ, 2024 के बाद कष्ट के लिए तैयार नहीं संपूर्ण जनता। उसमें कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा ही होगा। न पराभव हो सकता है कि बिना कष्ट के हो जाए, लेकिन उत्थान बिना कष्ट के नहीं होता है। कष्ट के लिए डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन बिना जो है पुरानी इमारत की जगह पर नई इमारत आप तब तक निकल करते जब तक उसको जो है उसके स्ट्रक्चर को जो है आप तोड़ते नहीं। ये बहुत संक्षेप में, मैं जानता हूँ थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, पर फिर भी कोशिश की गई है। और इस प्रारब्ध शब्द पे हम बार बार कभी ना कभी फिर आएंगे। और आज इस प्रारब्ध शब्द की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आपको इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है हमारी इस चर्चा पर, हमारे विचारों पर? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए कृपया शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इस चर्चा को और ऐसे अन्य बहुत सारे अनछुए विषयों पर हम बार बार आपके समक्ष आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए नमस्कार।